वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर बांदीकुई क्लासेस चैनल। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और जिसका बिंदु है जालोर के चौहान, जो कि प्री BSTC यानी प्री DLED, B.Ed, RIT, PSI, RPSC कई भर्तियाँ जो है राजस्थान की, उनसे रिलेटेड राजस्थान इतिहास की ये बात हैं, तो उनसे रिलेटेड ये काफ़ी मोस्ट टॉपिक भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो आइए चर्चा करते हैं। आज हम जालोर के टॉपिक है जालोर के चौहान। ये अपना टॉपिक है जालोर के चौहान। पहली बात अपन बात करते हैं, यहाँ मैप से भी समझेंगे इसको। फिर जालोर के चौहान वंश, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जालोर में कौन से चौहान वंश था, यह हमको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ जालोर में थे सोनगरा चौहान। कौन से चौहान थे भाई? सोनगरा चौहान। ये जालोर में चौहान आए कहाँ से थे? तो जालोर में चौहान आए थे नाडोल से। प्रथम जो शासक था चौहानों का वो कौन था? प्रथम शासक था कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने जालोर के अंतर्गत सन 1181 ईस्वी में जालोर के चौहान वंश की नींव रखी। कब रखी? 1181 ईस्वी में। जालोर का प्राचीन नाम था जाबालीपुर। क्या नाम था? जाबालीपुर। यहाँ एक ऋषि थे जिनका नाम था जाबाली ऋषि। जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसको कहा जाने लगा जाबालीपुर, और इसका नाम जालोर पड़ा जाल वृक्ष की अधिकता के कारण। जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा? जालोर पड़ा। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है कि भाई जाल वृक्ष की, जैसे बांस के वृक्ष की बहुतायत मात्रा के कारण नाम क्या पड़ा? आपको पता होगा, बांस की वृक्ष की बहुतायत मात्रा के कारण बांसवाड़ा नाम पड़ा। 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। अब बात करते हैं कि जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो जालोर दुर्ग का निर्माण तो करवाया था नागभट्ट प्रथम ने। किसने करवाया था? नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। गुर्जर प्रतिहार शासक था नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। जालोर दुर्ग का उपनाम क्या है? जालोर दुर्ग को तो स्वर्णगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी कहते हैं। जालोर दुर्ग को स्वर्णगिरी कहते हैं। जालोर दुर्ग को ही सोनगिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनगिरी भी जालोर दुर्ग को ही कहते हैं, और कांचनगिरी भी जालोर दुर्ग को ही कहते हैं। कांचनगिरी भी जालोर दुर्ग को ही कहते हैं। कई चीज़ें तैयार होनी चाहिए एक साथ में। तो देखिए, जालोर के चौहान सोनगरा चौहान थे। जाबाली ऋषि, जाबालीपुर प्राचीन नाम था। जाबाली ऋषि के कारण नाम क्या पड़ा? जाबालीपुर नाम पड़ा। जाल वृक्षों की अधिकता के कारण क्या नाम पड़ा? जालोर नाम पड़ा। यहाँ के चौहानों की, सोनगरा चौहानों की कुल देवी की यदि बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कुल देवी की। तो इनकी कुल देवी थी आशापुरा की माता। कौन सी माता थी? आशापुरा की माता। राजस्थान पुलिस में प्रश्न आ चुका है। राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न आ चुका है। जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन थी? तो आशापुरा की माता थी। महोदरा, आशापुरा महोदरा, जालोर में इनका मंदिर बना हुआ है। तो देखिए, कीर्तिपाल, इसका तो एक लेख मिलता है कि तू एक महान राजा। मून और त्रैण सिंह ने कहा है कि तू एक महान राजा। ये इसकी उपाधि मिली हुई है कि तू एक महान राजा। अब अपन आगे बात करते हैं। अपन को जो बात करनी है, जालोर में जो सबसे पराक्रमी शासक हुआ था वो तो कन्नड़ देव हुआ था। हालांकि इसके बाद में जो शासक हुए थे वो कौन कौन से हुए थे? तो देखिए, समर सिंह हुआ था। कौन हुआ था भाई? समर सिंह शासक हुआ था। समर सिंह के बाद में उदय सिंह हुआ था। उदय सिंह हुआ था।
उदय सिंह के बाद में यदि बात करते हैं तो चाचिक देव हुआ था, चाचिक देव हुआ था। और चाचिक देव के बाद में आता है कौन आता है, सामंत सिंह। और सामंत सिंह के बाद में कौन आता है भाई, सामंत सिंह के बाद में आता है कन्नड़ देव। कन्नड़ देव, कन्नड़ देव तो जालोर का सबसे प्रतापी शासक रहा है। सबसे प्रतापी शासक की यदि बात करते हैं तो कौन है, कन्नड़ देव। मिटा दें। अब देखिए नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं कन्नड़ देव के बाद में। हालांकि बीच में समर सिंह की पुत्री लीला देवी का विवाह भीम सिंह से किया गया था, लेकिन उनसे इतना अपन को कोई वो नहीं है। अपन यहाँ जालोर के चौहान शासकों की बात कर रहे हैं। तो देखिए अब घटना आती है 1299 की। कहते हैं ये थोड़ा आपको मैं राजस्थान का मैप बना देता हूँ जैसा भी बनता है। तो देखिए ये हाड़ौती क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र है जालोर का क्षेत्र है। इधर को ये जालोर का क्षेत्र है। इधर को मैं एक चीज़ और बना देता हूँ, ये दुर्ग है, ये आपको ध्यान रखना होगा भाई। एक दुर्ग तो ये, और एक दुर्ग ये दो दुर्ग आपको याद रखने होंगे। ये तो है जालोर का दुर्ग और ये है सिवाना का दुर्ग। राजस्थान में दो ही दुर्ग की कुंजी है। जालोर दुर्ग की जो कुंजी है, जालोर दुर्ग की जो कुंजी है वो तो सिवाना दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी है वो कौन सा दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग की यदि कुंजी की बात करेंगे तो वो तो झाइन दुर्ग है। ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आगे अपन बात करते हैं। तो देखिए ये जालोर दुर्ग है, यहाँ का शासक कौन है भाई, यहाँ का शासक तो कन्नड़ देव है। कौन है, जालोर दुर्ग का शासक है कन्नड़ देव। कन्नड़ देव। इसका एक पुत्र है जिसका नाम है वीरम देव। बहुत अच्छी कहानी आने वाली है। वीरम देव बहुत अच्छा नाम है भाई। कहते हैं कि कन्नड़ देव के पास में, हालांकि कन्नड़ देव का शासन जो काल रहा था 1305 से 1311 तक रहा था, लेकिन राजकार्य का जो काम था एक राजकुमार के रूप में वो 1296 से ही इसी के पास था। इधर को इसके समकालीन एक शासक है दिल्ली सुल्तान की अपन बात करते हैं तो दिल्ली का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी था। एक शॉर्ट में लिख रहे हैं। इसका एक चाचा और है जिसका नाम जेके है, जेके सीमेंट नहीं यानी जेके जलालुद्दीन खिलजी, और इसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल भी 1296 से शुरू होता है 1320 तक। 1316 में हालांकि इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1296 से इसका शासनकाल शुरू होता है। ये जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा को मार देता है, उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद में शासक बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण जो प्रणाली थी वास्तव में काबिले तारीफ थी। इसके शासनकाल में दिल्ली में कोई व्यक्ति अगर कोई सामान कम देता तो उसके बदले उससे शरीर से मांस निकाल लिया जाता था जितना उसने कम माप दिया। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था, साम्राज्यवादी नीति इसने अपनाई थी। तो इसके दो विश्वसनीय सेनापति थे, उनका नाम भी आपको याद रखना होगा। एक का नाम है उलुग खां और दूसरे का नाम है नुसरत खां। ये दोनों विश्वसनीय सेनापति इसके थे। तो इसने उलुग खां और नुसरत खां को यहाँ गुजरात अभियान पर भेजा और कहा कि गुजरात में जो मंदिर है सोमनाथ का उसको लूट कर लेकर आना है। सोमनाथ के मंदिर को बहुत लोगों ने लूटा, महमूद गजनवी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अपन बात करते हैं कि उलुग खां और नुसरत खां ये चलते हैं साहब। ये जो घटना है मैं आपको बता रहा हूँ 1299 ईस्वी की घटना है।
1299 ईस्वी में दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन था? कौन था भाई? 1299 ईस्वी में दिल्ली का जो सुल्तान था वो तो अलाउद्दीन खिलजी था। उसने अपने सेनापति उलुग खां और नुसरत खां को कहाँ भेजा? गुजरात अभियान पर भेजा। ये चले गए। ये दोनों जब इधर से जा रहे थे तो इनको गुजरात के लिए किधर से जाना था? जालोर होकर निकलना था। तो जब कोई सेना किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे प्रांत में जाती है तो उसमें जिस प्रांत से गुजरना होता है, जिस रियासत से गुजरना होता है, वहाँ के शासक की क्या लेनी होती है? अनुमति लेनी होती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अनुमति किससे मांगी? कानड़ देश से मांगी। कानड़ देश से कि भाई देख, मेरी सेना को गुजरात जाना है और मुझे जालोर होकर निकलना है तो मुझे रास्ता चाहिए। अब पहले क्या होता था, जब एक सेना गुजरती थी तो उसमें 15, 20, 50 हज़ार सैनिक हुआ करते थे। अगर जिस राज्य से निकल जाएगी वहाँ की तो फसल नष्ट हो जाती थी। पैदल सैनिक हुआ करते थे। अब इस स्थिति को देखते हुए इसने कानड़ देश ने मना कर दिया अलाउद्दीन खिलजी को कि मैं रास्ता नहीं दे सकता। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भाई क्यों नहीं दे सकता? तो कानड़ देश ने कहा देख, तेरा व्यवहार है ना वो ठीक नहीं है भाई। अलाउद्दीन खिलजी के कारण ही राजस्थान का प्रथम साका हुआ था 1301 में रणथंभौर का। द्वितीय साका भी अलाउद्दीन खिलजी की वजह से होगा चित्तौड़ में। तृतीय साका जो अपने यहाँ सिवाना में होगा 1308 में, वो भी अलाउद्दीन खिलजी की वजह से होगा। चौथा जो साका है ये अपना जालोर में होगा 1311 में, वो भी अलाउद्दीन खिलजी की वजह से होगा। तो इसने कहा यार देख, तेरी नीयत ठीक नहीं है। और चित्तौड़ में पद्मनी के पीछे पागल था। तो यानी जैसा इतिहास के स्रोत बताते हैं कि उसने कहा तेरी नीयत ठीक नहीं है तो मैं तुझे रास्ता नहीं दे सकता। तो उलुग खां और नुसरत खां की सेना ने रास्ता चुना मेवाड़ होकर जाने का। अब मेवाड़ का जो शासक था उस समय था समर सिंह। ये भी युद्ध का एक कारण बनेगा भाई। समर सिंह, समर का अर्थ देखो, समर अंग्रेजी का वर्ड भी है और समर का अर्थ गर्मी होता है। गर्मी में लोग नींबू पानी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इनका एक सेनापति था निम्बा। निम्बा ने समर से, जैसे ये सेना यहाँ से गुजर रही थी तो निम्बा दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? समर सिंह के पास गया और कहा कि आपके होते हुए और अलाउद्दीन खिलजी की सेना यहाँ से निकल जाए। समर सिंह तुरंत खड़ा होता है, तलवार निकाल ली सेना तैयार करके और इन दोनों को रोक लिया कि आप कैसे जा सकते हो इधर से। तो कहते हैं कि समर सिंह ने टैक्स लेकर इनको जाने दिया, जो आगे कारण बनेगा चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण अलाउद्दीन खिलजी का एक ये भी बताते हैं। तो समर सिंह की जो सेना, समर सिंह ने इनसे टैक्स ले लिया और ये लोग कहाँ पहुँच गए? गुजरात पहुँच गए। गुजरात का शासक था करण बघेला। गुजरात का शासक कौन था भाई? करण बघेला था। करण बघेला से युद्ध हुआ उलुग खां नुसरत खां का। करण बघेला की हार हो जाती है और ये लोग सोमनाथ के मंदिर को लूट कर वापस चलने लगे। वापस जब चलने लगे तो उलुग खां ने रास्ता चुना वही किसका? जालोर का। कानड़ देश ने सोचा या जातिवर तो इनको मना किया ही था, ये लोग फिर आ गए, ये आदत से लाचार है। तो कानड़ दे के सेनापति थे जेता और देवड़ा। क्या नाम है? जेता और देवड़ा। जेता और देवड़ा के नेतृत्व में इन्होंने उलुग खां और नुसरत खां को लूट लिया। जो शिवलिंग की मूर्तियां लेकर आए थे, यानी उसके 5 टुकड़े थे शिवलिंग की मूर्तियों के, उन मूर्तियों को इन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया, धन को अपने कब्जे में ले लिया। इसमें इनका एक साथी और था जिसका नाम था मोहम्मद, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह, और उसका भाई कहब्रू। इन दोनों ने, कहा जाता है कि इनके बीच में धन के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया और मोहम्मद शाह और कहब्रू कहाँ चले गए? रणथंभौर चले गए। किसके पास में? रणथंभौर का उस समय तत्कालीन जो शासक था वो था हमीर देव,
और हम्मीर हट के बारे में तो आपने सुन रखा है, सिंह गवन सतपुरुष वचन कदली फलई एक बार, त्रिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी हम्मीर देव ने किसकी शरणागत आए हुए मोहम्मद शाह और कहबरू को शरण दी थी। यहाँ रणथंभौर पर आक्रमण का कारण बनेगा। जो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था वो मोहम्मद शाह के कारण भी किया था। हालांकि रणथंभौर दुर्ग की सामरिक दृष्टि और थी, सामरिक महत्व भी था। और हम्मीर देव के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने शासनकाल में टोटल 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 16 युद्धों में वो विजय हुआ था। यहाँ तक कि अपनी बात आ गई, इन्होंने उलुग खां और नुसरत खां को लूट लिया। उलुग खां ने यहाँ से पहुंचकर किसके पास गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और खिलजी से जाकर शिकायत की कि भाई देखो क्या किया जाए, इन हम जातिवर जैसे ही हम जा रहे थे तो समर सिंह ने टैक्स ले लिया, वापस आए तो हमसे किसने लूट लिया, कन्नड़ दे ने लूट लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा चलो ठीक है भाई, अगर लूट ही लिया तो अब आक्रमण करेंगे अपन किसके ऊपर, कन्नड़ दे के ऊपर। चलो भाई आक्रमण करते हैं। अब कंडीशन क्या होती है, ये जो घटना है, अब अपन बात कर रहे हैं 1305 की। अभी तक अपन ने 1299 की बात की, अब अपन बात करेंगे सन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने एक गुप्तचर भेजा जिसका नाम क्या था, एन मुल्क मुल्तानी ध्यान रख लेना। इधर को कन्नड़ दे था ही, तो कन्नड़ दे और मुल्तानी के बीच में, कन्नड़ देव और मुल्तानी के बीच में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। संधि किस तरीके से हुई उसकी भी एक थोड़ा इतिहास के स्रोत मिलते हैं, हालांकि किंवदंतियाँ भी हो सकती हैं। कहते हैं कि शाम का वक्त था और शाम के वक्त कभी भी सेनाएं आपस में युद्ध नहीं करती हैं, या आपस में कोई बात ऐसी कोई बातें नहीं होती युद्ध से रिलेटेड। तो कंडीशन क्या होती है कि इधर को शाम के वक्त कन्नड़ देव की सेना भी थी, इधर को मुल्तानी की सेना थी, ये दूत भी था। तो मुल्तानी के पास सोमरस ख़त्म हो जाता है, ये आपस में एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर लेते हैं, दोस्ती बन जाती है। ये कुछ किंवदंतियाँ है, कहते हैं कि भाई मुल्तानी ने इसको उपाय बताया था कन्नड़ देव। लेकिन हमको ये सारी जो जानकारियाँ मिलती है एक्चुअली मिलती कहाँ से है, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, एक तो है कन्नड़ देव प्रबंध, ये नाम याद होने चाहिए, पुस्तकों के नाम हैं। एक है वीरम देव सोनगरारी बात, सोनगरारी बात, वीरम देव सोनगरारी बात और कन्नड़ देव प्रबंध, ये दोनों पुस्तक लिखी है पद्मनाभ ने, ये ध्यान होना चाहिए। एक तीसरी जानकारी मिलती है तारीख ए फरिश्ता। तारीख ए फरिश्ता किसने लिखी है साहब, जैसा कि नाम है फरिश्ता ने ये लिखी है। चौथी जानकारी हमको मिलती है नैनसीरी ख्यात, नैनसीरी ख्यात, और नैनसीरी ख्यात किसने लिखी है, मुहूणोत नैनसी ने। किसने लिखी है, मुहूणोत नैनसी ने। मुहूणोत नैनसी ने नैनसीरी ख्यात लिखी है। मुहूणोत नैनसी को तो राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा, ये प्रश्न आ चुका है, तो ये प्रश्न ये कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने। एक जानकारी हमको अमीर खुसरो से भी मिलती है, जो 2 अभियानों में खिलजी के साथ था, 2 अभियानों में खिलजी के साथ था। तो देखिए, अपन पहले बात करते हैं फरिश्ता तो क्या कहता है। फरिश्ता के अकॉर्डिंग, फरिश्ता के अनुसार इन दोनों के बीच संधि हो जाती है कन्नड़ देव और मुल्तानी के बीच में, और कन्नड़ देव किसके दरबार में उपस्थित होता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसके अनुसार, फरिश्ता के अनुसार। अब कन्नड़ देव उपस्थित हो गया दरबार में, बहुत सारे शासक बैठे हुए थे, राजा महाराजा बादशाह बैठे हुए थे, मुग़ल शासक भी बैठे हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी कुछ उल्टी सुल्टी बात कहकर किसको उकसा रहा है, कन्नड़ देव को उकसा रहा है। और क्या कहा अलाउद्दीन खिलजी ने
कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी शासक नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके, जो मुझसे टक्कर ले सके, जो मुझसे लोहा ले सके। कन्नड़ देव को गुस्सा आया, अपनी सीट पे से खड़ा हुआ और कहा कि दोबारा बोल। अलाउद्दीन खिलजी फिर बोलता है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी शासक नहीं जो मुझसे मुकाबला कर सके। अलाउद्दीन खिलजी की ये कथन सुनकर कन्नड़ देव को और ज़्यादा गुस्सा आता है और अपनी तलवार निकाल कर कहता है, अलाउद्दीन खिलजी, इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़े लेकिन भूले नहीं। यानी इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, जैसे ये कथन कन्नड़ देव ने कहा, अलाउद्दीन खिलजी को चैलेंज किया और कहा कि मैं मानता हूँ कि मेरी सेना तुम्हारी सेना से कम है, मुझे ये भी पता है कि तुमसे युद्ध करने के बाद मेरी हार निश्चित है, लेकिन बेइज्जती की बजाय तो मंगल की जो मृत्यु है वो मुझे अधिक प्रिय है, इसलिए मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम कभी भी लड़ने के लिए आ जाना। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, कहाँ आना है बता। कन्नड़ देव कह रहा, आ जाना सूकड़ी नदी के किनारे। एक और चीज़ ध्यान रखना, जालोर सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? सूकड़ी नदी के किनारे। कहते हैं कि ऐसी बात बोलकर कन्नड़ देव वापस आ जाता है जालोर। अब ये तो बात हुई तारीख ये फरिश्ता के अनुसार। अब बात करेंगे अपन नैणसी ख्यात मूणोत नैणसी। नैणसी कहता है, नैणसी कुछ अलग बात बताता है। नैणसी लव स्टोरी बताता है। क्या बताता है? लव स्टोरी। देखिए, कोई भी बच्चा अदरवाइज नहीं लेगा, ये प्रेम कहानी की तरह ही होती है। और इतिहास में ये सारी चीज़ें लिखी गई है तो उनके पीछे कोई रीज़न भी रहा होगा। आपको केवल समझाने की दृष्टि से मैं ये बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है। हाँ, तो देखिए, यहाँ दिल्ली दरबार में है अलाउद्दीन खिलजी। जालोर का शासक आपको पता है कन्नड़ देव। कन्नड़ देव का एक लड़का था, यानी राजकुमार, नाम था वीरमदेव। बहुत सोहना नाम है ना। इधर को अलाउद्दीन खिलजी के एक हरम की राजकुमारी थी, नाम था फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम क्या था? चिमना। क्या घटना क्या होती है? मूणोत नैणसी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि मुल्तानी और कन्नड़ देव के बीच में जो संधि हुई थी, फरिश्ता तो कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उपस्थित होने के लिए कन्नड़ दे गया था, ये बात तो फरिश्ता कहता है, लेकिन नैणसी कहता है कौन गया था? वीरमदेव गया था। वीरमदेव को फिरोजा ने देखा और फिरोजा उसको देखते ही उससे क्या करने लग गई? प्रेम करने लग गई। क्या करने लग गई? प्रेम करने लग गई। अब सुबह शाम दोपहर जो भी हो, फिरोजा चाय पानी सब किससे पूछे? केवल वीरमदेव से। वीरमदेव ने सोचा कि ये चक्कर क्या है, ये सारी घटना मुझसे क्यों पूछ रही है। अब क्या होता है, इस तरीके से 1 2 3 दिन निकलते गए। एक दिन वीरमदेव प्रातःकाल बाग में घूम रहा था, बगीचे में घूम रहा था। बगीचे में वीरमदेव घूम रहा था, इधर को फिरोजा आ जाती है बगीचे में, और फिरोजा ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। किससे? वीरमदेव से। आई लव यू बोल दिया। किसने बोल दिया? फिरोजा ने। वीरमदेव ने मना कर दिया कि मैं कोई प्यार वगैरह नहीं करता। फिरोजा ने कहा, भाई क्यों? मेरे अंदर क्या कमी है? फिरोजा से कहा, देख तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन तेरी फैमिली का बैकग्राउंड ठीक नहीं है। फिरोजा ने कहा, देख मेरी फैमिली के बारे में कुछ मत बोल। वीरमदेव कहता है, क्यों नहीं बोलूं? देख तेरे बाप को देख, यहाँ चित्तौड़ में पद्मनी को देखकर क्या बोलता है कि क्या बोला कि सुभान अल्लाह। फिर तेरी माँ को देख, उसने कहा देख माँ के बारे में कुछ मत बोल। उसने कहा क्यों नहीं बोलूँ? तेरी माँ किससे प्रेम करती है? मोहम्मद शाह
से तेरी माँ प्रेम करती है, तो और तेरा पिता ये पद्मनी के पीछे पागल हो रहा है, तेरी माँ मोहम्मद शाह के पीछे पागल हो रही है, तू किसको प्रपोज कर रही है? अरे तुम्हारी जो फैमिली का बैकग्राउंड है ना वो कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो अब इसने कंडीशन क्या हुई, फिरोज़ा वापस जाती है किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी फिरोज़ा को इतना प्रेम करता था कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी से जाकर कहा कि मुझे शादी करनी है तो केवल वीरमदेव से करनी है और किसी से करनी नहीं है। किसने कहा? फिरोज़ा ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई चल ठीक है, अब तेरी इच्छा है तो ये काम भी करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने बुलाया वीरमदेव को, दरबार में बुलाया और पूछा भाई बता क्या बात है। वीरमदेव ने कहा देखो अपनी तरफ से कोई बात नहीं है, जो कुछ बात है वो इसकी तरफ से है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा देख तेरे पास पूरी रात का वक्त है, सोचना विचार करना, तेरे को चयन करना है। सुबह या तो तेरे गले के लिए हार चाहिए या तलवार चाहिए, जो भी चयन करना है। और हाँ, जवाब पॉजिटिव में ही देना, नेगेटिव में देने की कोशिश भी मत करना। और उससे कहा अब जा भाई तू आराम से घूम, पूरी रात है तेरे पास में, विचार कर। वीरमदेव ने सोचा यार अपन तो बहुत गलत फंस गए। वीरमदेव परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। अब उसको खाना वाना कुछ अच्छा नहीं लगे और वीरमदेव साहब यहाँ से दिल्ली दरबार से सोचा कि हार और तलवार की बजाय तो सुबह यहाँ से रातों रात ही क्या हो गया भाई, फरार हो गया और कहाँ आ गया? कन्नड़ दे अपने पापा के पास, जालोर में आ गया। अब जालोर आ गया, सुबह फिरोज़ा खड़ी हुई और देखती है जानू किधर है, तो जानू तो यह फरार। फिरोज़ा ने सोचा कि ये क्या चक्कर हुआ। फिरोज़ा ने चारों तरफ देखने के बाद पता चला कि वीरमदेव तो जालोर पहुंच गया। तो फिरोज़ा क्या कहती है कि बहुत धोखे दिए नज़रों से दूर जा निकला और हमने जिसे प्यार किया वो तो बेवफा निकला। सीरियस मत लेना, ऐसी केवल एक कहानी के तौर पर है ताकि एक थोड़ा आपको याद होने में ईजी हो। तो फिरोज़ा ने जब फिरोज़ा को वीरमदेव नहीं मिला तो देखिए फिरोज़ा क्या करती है। आपने गाना सुना होगा एक फिल्म का कि 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। फिरोज़ा आ जाती है जालोर, किसके पास में? वीरमदेव के पास में। यहाँ वीरमदेव के पास में यानी कन्नड़ दे के राज दरबार में उपस्थित होती है। कन्नड़ दे एक न्याय प्रिय शासक था, जैसा कि चौहान में हम अजमेर के चौहान वंश में भी पढ़ते हैं। कन्नड़ दे से आकर कहा कि राजा जी मेरे साथ न्याय करो। फिरोज़ा ने कहा तो पूछा कि बेटे क्या हुआ? कन्नड़ दे ने पूछा कि मैं तुम्हारे लड़के से यानी वीरमदेव से प्रेम करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। कन्नड़ दे ने वीरमदेव को बुलाया कि भाई ये बात क्या है। वीरमदेव ने कहा कि पापा जी अपनी तरफ से ऐसा कोई मैटर नहीं है, वो तो यही अपने पीछे पड़ी हुई है, पागल हो रही है अपने पीछे, और मैं इससे शादी करना नहीं चाहता। लेकिन कन्नड़ दे ने फिरोज़ा को समझाया देख बेटा ये लव मैरिज वगैरह में कुछ नहीं रखा, तुम्हें अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी करो। लेकिन नहीं मानी। फिरोज़ा ने कहा कि देख शादी करनी है तो वीरमदेव से ही करनी है वरना करनी नहीं। अब कंडीशन क्या होती है साहब, वीरमदेव फिरोज़ा जब यहाँ कोई जवाब नहीं मिला, कन्नड़ दे ने वीरमदेव से पूछा भाई तू क्यों नहीं करना चाहता। वीरमदेव कहता है कि वो तो बात ठीक है लेकिन आपको पता है इनकी फैमिली का बैकग्राउंड। उनके यार बात तो तेरी भी सही है, फैमिली का बैकग्राउंड तो ठीक नहीं है। खैर कन्नड़ दे की जो ये अलाउद्दीन खिलजी का है, क्योंकि जो चिमना थी मोहम्मद शाह से प्रेम करती थी। अब कंडीशन क्या हुई कि ये मोहम्मद शाह कहाँ चले गया? रणथंभौर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह को बुलावा भी भेजा और मोहम्मद शाह से कहा देख अपने पास बहुत सारी और भी दासियां हैं, रानियां हैं, तू उनमें से किसी को ले ले लेकिन मेरी चिमनी को छोड़ दे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। तो आपको पता मोहम्मद शाह ने कहा था कि मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाला, तो ही ने मोहब्बत नहीं करने वाला।
मुझे नजराना पेश ना करो साहिब, मैं चिमना को छोड़कर किसी और पर नहीं मरने वाला। काफ़ी अच्छी अच्छी इतिहास में पंक्तियाँ मिलती हैं। कंडीशन क्या होता है, फिरोजा वापस चली गई अलाउद्दीन खिलजी के पास में और कहा कि पिताजी अब मुझे शादी तो वीरमदेव से करनी है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ठीक है बेटा, शादी तो तेरी वीरमदेव से करेंगे, उसको लेके आऊँगा, चाहे जिंदा लेकर आऊँ या मरा हुआ लेकर आऊँ। अब अलाउद्दीन खिलजी करेगा आक्रमण। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि कोई भाई कमाल का आदमी ढूंढो, और कमाल का आदमी मिला, कमालुद्दीन गुर्ग। कौन मिला? कमालुद्दीन गुर्ग। ये घटना 1308 की है। और जालोर दुर्ग को जीतने के लिए किसको जीतना पड़ेगा? सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ेगा। तो कमालुद्दीन गुर्ग जो है वो सेना लेकर इस दुर्ग यानी पहले सिवाना के ऊपर इसने घेरा डाल दिया। और सिवाना का उस समय प्रशासक था सातल देव या शीतल देव भी नाम मिलता है। इसके लड़के का नाम है सोम और पत्नी का नाम है मैणादे। मैणादे के नेतृत्व में यह शाखा होगा, ध्यान रखना। ये जालोर दुर्ग के अधीन ही आता था। जो सिवाना दुर्ग है ये हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका निर्माण वीर नारायण पवार ने 954 ईस्वी के लगभग करवाया था। जालोर दुर्ग की इसको कुंजी कहते हैं। अगर ये दुर्ग जीत लिया तो ये दुर्ग को आप जीत सकते हो। इसके बाद में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली इसको कहा जाता है। जयनारायण व्यास जो शेर राजस्थान था उसको यहाँ बंदी बनाया था। इसके अलावा चंद्रसेन और मालदेव भी इस दुर्ग में ठहरे थे। ये कुमट दुर्ग, कुमट नामक झाड़ी है शायद, जो कुमट दुर्ग भी इसको बोलते हैं। कहते हैं कि काफ़ी दिन यहाँ इसका एक सेनापति था जिसका नाम था भांवले पवार। बावड़ो हो बिल्कुल, है ना, भांवले पवार। तो भांवले पवार कमालुद्दीन गुर्ग से जब पार नहीं पड़ी तो कहते हैं कुछ दिन बाद में खुद अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आ जाता है। और उसने भांवले पवार को, यानी इन लोगों ने कूटनीति से भांवले पवार को लालच दिया और सिवाना दुर्ग का जो पानी का कुंड था उसमें क्या मिला दिया? गो रक्त मिला दिया। पानी की कमी के कारण लोग परेशान हुए। आखिर में यहाँ युद्ध होता है। शीतल देव केसरिया करता है, मैणादे के नेतृत्व में जौहर होता है। और इस तरीके से 1308 में सिवाना में क्या हो जाता है? साका हो जाता है। और सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया? खैराबाद। ये भी ध्यान रखना, कौन कौन से दुर्ग का नाम बदलेंगे वो सारी चीज़ बताएंगे। खैराबाद नाम रख दिया। और इस दुर्ग को किसको सौंप दिया? कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया। आगे बात करते हैं। अब घटना है, एक और घटना है इसकी 1308 की। 1308 में 1311 की 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किसके ऊपर किया था भाई? जालोर के ऊपर आक्रमण किया था। और जालोर का जो शासक है वो तो कौन है? कानड़ दे। कौन है भाई? कानड़ दे। लड़का कौन है इसका? वीरमदेव। और कानड़ दे की पत्नी का नाम ध्यान रखना है, कौन है? जैतल दे। जैतल दे के नेतृत्व में क्या होगा? साका होगा। अब कंडीशन क्या होती है? 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर के ऊपर आक्रमण किया तो कहा जाता है कि जालोर के दुर्ग से आज तक कोई सीधा प्रवेश ही नहीं कर पाया। अब जब प्रवेश नहीं कर पाया तो इन लोगों को अंदर जाने के लिए क्या देखनी होगी? जालोर दुर्ग के अंदर जाने के लिए सुरंग देखनी होगी। अब कहा जाता है, आपने एक कथन सुना होगा, राई के भाव तो रात ही गया। ये जो कथन है ये आरएस के एग्जाम में एक बार प्रश्न आ चुका था। ये कथन जो है वो जालोर दुर्ग के बारे में ही है। कौन सा युद्ध है वो तो थोड़ा नाम याद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि एक बार जब इस दुर्ग को जीता नहीं गया था तो कंडीशन क्या हुई कि वहाँ सुरंग देखी गई थी। तो सुरंग के लिए राजा ने आदेश दिया कि भाई राई जो है मार्केट में जितने भी भाव में मिल रही है आप खरीद कर लिया हो। ऐसा कहा जाता है कि राई जहाँ सुरंग होती है वहाँ राई रातों रात उग जाती है। तो जो सेनापति या सेना थी वहाँ मार्केट रात में पूरे दुकानों से जितनी भी राई थी वो पूरी राई खरीद कर लिए। सुबह कोई एक आदमी, आलसी आदमी था, वो मार्केट में गया बाजार में, उसने जाकर दुकानदार से कहा भाई राई के काय भाव है? तो उस दुकानदार ने कहा राई का भाव तो रात ही गया। तो यानी ये कथन इसके ऊपर है। अब कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर भी इसका एक सेनापति है जिसका नाम है दहिया बीका। ये गद्दारी करेगा किसके साथ में? कानड़ दे के साथ में गद्दारी करेगा। तो दहिया बीका ने गुप्त रास्ते या गुप्त रहस्य बता दिए किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे लालच दिया कि मैं तुम्हें क्या बना दूंगा? राजा बना दूंगा। तो दहिया बीका शाम के वक्त
यानी दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास में गया और वो इसकी पत्नी खाना बना रही थी, तो इसकी पत्नी से जाकर कहा कल तो तू रानी बन जाएगी। पत्नी ने कहा ऐसा कौन सा काम कर दिया कि मैंने ये काम कर दिया। पत्नी ने उठाया बेलन, इसके सर पर मारा और इसकी ऑन स्पॉट मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि इसकी पत्नी जालोर दुर्ग में यानी कानड़दे के पास ये सूचना देने के लिए भी गई, लेकिन उससे पहले ही क्या हो जाता है, जो मुगल सेना थी वो जालोर दुर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। और यहाँ क्या होता है, कानड़दे के नेतृत्व में केसरिया होता है, जैतलदे के नेतृत्व में जौहर होता है। और इस तरीके से 1311 में जालोर दुर्ग को किसके द्वारा जीत लिया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। लेकिन कानड़दे ने अपना सिर आशापुरा की माता को समर्पित कर दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि वीरमदेव का सिर काटकर अलाउद्दीन खिलजी कहाँ ले गया, दिल्ली ले गया। फिरोजा मस्जिद जालोर में राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत बार आया। फिरोजा मस्जिद जो है वो जालोर में है। अब ये जब सिर काट कर लेकर गया और किसको दे दिया ले जाकर, फिरोजा को। फिरोजा ने कहा पापा तुम तो क्या रहे बावड़ा ही हो। लेकिन फिरोजा वास्तविकता में इससे प्रेम करती थी और बहुत ही ज़्यादा इससे प्रेम करती थी, इसमें कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। क्योंकि फिरोजा ने इसके जो सिर था वो उसको कहाँ ले गई, यमुना नदी के किनारे ले जाती है और पूर्ण विधि विधान के साथ में जो हिंदू रीति रिवाज थे उसके अकॉर्डिंग अंतिम संस्कार करती है। लेकिन देखिए, कहा जाता है कि उस समय मृत जो अवस्था थी, हालांकि ये किंवदंतियाँ हो सकती हैं कि वीरमदेव का जो सिर था वो फिरोजा ने अपनी गोदी में लेकर वो बैठी हुई थी, तो उसका सिर घूम जाता है। अंत में फिरोजा यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। तो ये था राजस्थान के जालोर वंश का जो इतिहास था। बहुत ईजी है, काफ़ी अच्छा है, अच्छी तरीके से आपको याद हो सकता है। तो आप वीडियो को 1-2 बार देखिए, समझिए, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में और कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि जालोर का जो इतिहास है काफ़ी अच्छा है। अपन इस तरीके से रणथंभौर का इतिहास भी पढ़ेंगे और अजमेर का इतिहास भी पढ़ेंगे, जिसमें संयोगिता की प्रेम कहानी भी पढ़ेंगे। तो यहाँ अपन ने देखा वीरमदेव और फिरोजा की प्रेम कहानी। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइबर करें। आपको जो अभी लेटेस्ट अपने यहाँ पीटीटी और पीटीटी के एग्ज़ाम की डेट शायद 16 मई है, प्री डीएलएड के एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो चालू हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर और भी काफ़ी वैकेंसीज़ है जिसमें राजस्थान इतिहास आता है। जिसमें राजस्थान इतिहास आता है उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो अधिक से अधिक इसको देखें। धन्यवाद।